और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अगर आप यूनिट की बात करें म्यू नॉट की तो आप यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, मीटर अपॉन एम्पियर। और अगर आप x, y, z यानी कि 0,0, d को डिटरमाइन करेंगे तो x दूरी पर आपका 0 चला ही नहीं है, y पर भी नहीं है, d दूरी पर, ठीक है, z यानी कि d जो कि पॉइंट होगा यहाँ पर 0,0, d, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। क्या ये इसकी डायरेक्शन जे कैप के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है? बिल्कुल। क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आप ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से किसी करंट कैरिंग वायर के स्मॉल पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करने वाले हैं। अगर हम बात करें किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये माना गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक करंट कैरिंग वायर में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो वो है आपका I इंटू डी एल। अगर आप एक एलिमेंट को कंसीडर करें, ठीक है, और उसमें I का प्रोडक्ट कर दें तो ये पूरा की पूरा बन जाता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इस स्मॉल पार्ट के वजह से R वेक्टर दूरी पर पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से डिटरमाइन होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल कर आता है। यहाँ पर आपको देखना होगा जो dB है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है I के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है dl के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। यहाँ पर जो थीटा है वो आपका एंगल है बिटवीन किसके, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के, ठीक है, ये थीटा। और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं म्यू नॉट की बात करूं, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अगर आप यूनिट की बात करें म्यू नॉट की तो आप यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, मीटर अपॉन एम्पियर, ओके। अब बच्चों ऊपर जो है हमने केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया था। अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी निकल कर आएगी, राइट। अगर हम इस डीबी के डायरेक्शन की बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से बताया गया कि डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के क्रॉस होती है, मतलब इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, राइट। अगर आप आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो इसके जो अलोंग आपको डायरेक्शन मिलेगी वही डीबी की मिलेगी, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट, जो थर्ड वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकल कर आती है। जैसे मैं लिख सकता हूँ इसे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा आई डीएल वेक्टर के एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के। इसका आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूं। अगर देखिए एक प्लेन पर हम आइडियल वेक्टर को कंसीडर करें और आर वेक्टर को कंसीडर करें तो क्या डीबी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है और किस वे में आ रही है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के वे में आ रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती है किसके, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के। अब आप ये देखेंगे कि
एक करंट कैरिंग वायर है, अगर आप इसमें आइडियल वेक्टर एज्यूम करेंगे, इससे r दूरी पर या r दूरी पर आगे, ठीक है। तो अगर आपने dl वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया है और r वेक्टर आपने यहाँ पर एज्यूम किया गया है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। या फिर अगर आपने r वेक्टर इसी डायरेक्शन में लिया गया है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। देखिए ये साइन थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है, दैट इज मैं कह सकता हूँ थीटा 0 डिग्री आए चाहे 180 डिग्री आए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री पर 0 ही आती है। तो आप कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्ट हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहां पर 0 ही आएगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने नोट में लिखा भी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। अब इससे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन अगर आपको करवाऊं, करंट आई इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर टुवर्ड पॉजिटिव एक्स जेड डायरेक्शन and this wire is passing through origin, then find magnetic field at point 0, 0, d। मतलब बच्चों क्या है ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मतलब x में कुछ भी नहीं चला है वो, y एक्सिस में भी कुछ भी नहीं है, z एक्सिस पर d दूरी चला है वो। मतलब मैं अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखूं x y z, राइट, ये 0, 0, 0 ये आपका ओरिजिन है। और अगर आप x, y, z यानी कि 0, 0, d को डिटरमाइन करेंगे तो x दूरी पर आपका 0 चला ही नहीं है, y पर भी नहीं है, d दूरी पर, ठीक है, z यानी कि d जो कि पॉइंट होगा यहाँ पर 0, 0, d, ठीक है। तो यही वही बात हो गई बच्चों, z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस पर आपका एक स्ट्रेट वायर रखा था, तो क्या मैं कह सकता हूँ करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डिटरमाइन करना आपसे पूछा गया था। और यहाँ पर आप पिछले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही निकल कर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर प्लेस्ड एट ए पोजिशन आर वेक्टर इज। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहां से r वेक्टर दूरी पर आप एक करंट एलिमेंट को पुट कर रहे हो आइडियल वेक्टर, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई इस आइडियल वेक्टर की वजह से आपको ओरिजिन पर 0, 0, 0 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो जो r वेक्टर था वो ऑलवेज करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक था, मतलब आपको गिवन है ये r वेक्टर, बट आपको आइडेंटिफाई करना है इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप कह सकते हैं ये r वेक्टर आपको पता है लेकिन आपको डिटरमाइन करना है ये, तो क्या ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर आपको दिख रहे हैं? क्या मैं माइनस r वेक्टर बोल सकता हूँ इसे? मतलब क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो पोजिशन वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट से ओरिजिन की जो डायरेक्शन है वो माइनस आर वेक्टर आएगी, ठीक है, ये चीज है अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब इससे बेस्ड अपने आंसर हम मिलाएंगे, तो माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। क्या आपका कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों। लेकिन एक चीज और समझें आप, आपको पता है वेक्टर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मतलब अगर मैं बात करूं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इसे माइनस आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं आर वेक्टर क्रॉस
डीएल वेक्टर इक्वल टू माइनस डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ऊपर वाले से, ठीक है। तो क्या आपको माइनस डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की जगह पर आप डायरेक्ट आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका ऑप्शन सी भी मिल जाएगा? हाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये मैंने आपके दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस करंट एलिमेंट से आर वेक्टर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट लिख सकूं, तो अगर आप देखें बच्चों ओरिजिन से, क्या ये ए मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? क्या मैं इस आर वेक्टर को फाइनल माइनस 0,0,0, क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए माइनस 0 आई कैप प्लस ए माइनस 0 जे कैप प्लस ए माइनस 0 के कैप, राइट। तो इसे मैं लिख सकता हूं ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं, नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो यहाँ पर ही मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूं, तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब ये √3 और ए ये बाहर निकल कर आएगा, यानी ए √3 निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। अब आप बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्या ये इसकी डायरेक्शन जे कैप के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है? बिल्कुल। क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आप, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन आर का क्यू, मतलब ए √3 का होल क्यू, ठीक है। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। और बच्चों अगर आप देखिए नीचे अगर क्यूब को ओपन करेंगे तो एक क्यूब आ जाएगा, और √3 का क्यूब की बात करेंगे आप तो 3 √3 आ जाएगा, राइट। ऊपर ए नीचे ए क्यूब, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, नीचे ए स्क्वायर आएगा और 3 √3 ही निकल कर आएगा। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप जो 0 होता है, जे कैप क्रॉस के कैप। चलिए बात करें हम जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के कैप, ठीक है, प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बायो सेवर्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।